हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्री मैच्योर ऑफ मेम्ब्रेन रैप्चर। तो ये जो है ये एनएम सेकेंड ईयर का पार्ट है, जिसमें कि मिडवाइफरी का पार्ट है। तो अगर आप एनएम में हैं या फिर जेएनएम में हैं तो भी आपके सिलेबस में ये चीज़ें रहती हैं। अगर आप जेएनएम में हैं तो आप हिंदी में एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी इंग्लिश में पढ़ने के लिए। और अगर आप एनएम में हैं तो फिर आपके लिए तो ये वीडियो रहने ही वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्री मैच्योर जो रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है, इसका सीधा साधा मतलब यही होता है कि गर्भावस्था के दौरान जो मेम्ब्रेन्स होती है, वो एमनियोटिक फ्लूइड की जो थैलियाँ होती हैं, वो जो समय से पहले ही फट जाती हैं। जैसे कि जो मेम्ब्रेन्स रैप्चर होती हैं वो जब डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम पे रैप्चर होती हैं। लेकिन कुछ कारण कैसे भी ऐसे वैसे कुछ कारण आ जाते हैं जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो डिलीवरी के पहले ही, कुछ टाइम पहले, जैसे कि 28 वीक पर या 36 वीक के पहले ही जब यही रैप्चर हो जाती हैं, एमनियोटिक थैली जो होती है वो फट जाती है, तो उसी को हम प्री मैच्योर ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद नोट्स वाइज देखते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये भी दो टाइप्स का होता है, एक PROM होता है और एक PPROM होता है। तो इसको भी हम डिटेल्स में देखेंगे। इसका जो इंसिडेंस होता है, मतलब होने का जो संभावना रहता है, वो 3% लोगों में ऐसा देखा जाता है कि ये हो जाता है प्री मैच्योर ऑफ रैप्चर मेम्ब्रेन। तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि प्रीटर्म लेबर हो जाता है, मतलब प्रीटर्म बेबी हो जाता है, जन्म से पहले ही बच्चे का जन्म करवाना पड़ता है। और बर्थ के समय एस्पेक्सिया हो जाता है, बच्चे जो होते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। देखो इसका एकमात्र लक्षण यही होता है कि एकाएक बड़ी मात्रा में जो वाटर होता है वो वेजाइना के थ्रू डिस्चार्ज होने लगता है। तो इसका यही एक होता है सिम्टम्स। और इसमें जो मैनेजमेंट करते हैं वही करते हैं कि अगर देखेंगे कि टाइम ड्यूरेशन लगभग जो डिलीवरी के आसपास का ही है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसकी डिलीवरी करवा देंगे और फिर बच्चा भी बच जाता है आसानी से और माँ को भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो ये रहा प्री मैच्योर ऑफ मेम्ब्रेन। तो अभी हम नोट्स वाइज देखते हैं कि क्या कैसे होता है। तो जब कोई फीमेल जो होती है वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उसकी प्रेगनेंसी का टर्म जब पूरा हो जाता है, टर्म पूरा होने का मतलब यही है कि 36 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है। तो जब उसकी डिलीवरी पूरी हो जाती है और डिलीवरी होने वाली रहती है, लेकिन लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही, जो लेबर की प्रक्रिया होती है, मतलब पेन वगैरह होना, ये स्टार्ट होने से पहले ही जो ट्रू लेबर पेन के सिम्टम्स होते हैं उनके पूरे होने से पहले, जैसे कि ट्रू लेबर पेन जो होता है वो स्टार्ट होने से पहले ही क्या हो जाती है कि जो मेम्ब्रेन्स होती है जो मेम्ब्रेन्स होती है वो टीयर हो जाती है, मतलब वो फट जाती है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये जो इसको हम कह सकते हैं पानी की थैली, ये जब फट जाती है तो मेम्ब्रेन, मतलब जब फट जाती है तो इसे ही प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में PROM के नाम से भी जानते हैं। ये 28 वीक के पश्चात भी होता है या फिर 32 वीक्स के बाद भी होता है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक PROM जो मैंने बताया और दूसरा होता है PPROM। PROM क्या होता है, प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का अर्थ है समय से पहले ही झिल्ली का फटना। ये दो तरह की होती हैं, एक जो होता है प्री टर्म होता है और एक जो होता है पोस्ट टर्म होता है। तो PROM जो आफ्टर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 36 वीक के बाद जो होता है, 36 वीक की जब प्रेगनेंसी हो गई रहती है उसके बाद जब मेम्ब्रेन रैप्चर होता है तो उसको ही हम PROM के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो और PPROM क्या होता है, तो PPROM जो होता है प्री टर्म प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है कि जब 36 वीक के पहले ही मेम्ब्रेन फट जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्री टर्म प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इंसिडेंस की बात करें तो जो PPROM रहता है, मतलब प्री टर्म प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की जो संभावना होती है वो 3% फीमेल में देखी जाती है।
और अगर बात करें कि PROM की, तो PROM जो होता है वो 8% फीमेल्स में देखी जाती है, PROM की कंडीशन भी हो जाती है। अब बात करें कॉजेज़ की, तो इसके कारण क्या होते हैं, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी, जब एक ही साथ बहुप्रसवा अवस्था होती है, जैसे कि ट्विंस बेबी या 3 बेबी एक ही साथ कंसीव हो जाते हैं, तो उसमें भी ऐसा कंडीशन देखा जाता है कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है। हाइड्रोमिनाज की कंडीशन में ये देखा जाता है, या फिर UTI जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी होता है। GTI जिसको जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, जेनाइटल एरिया में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखी जाती है। ग्रैंड मल्टीपैरिटी मतलब होता है 5 बार से अधिक डिलीवरी होना, तो ऐसी भी कंडीशन में देखा जाता है कि हो जाता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसमें इसलिए होता है GTI में क्यों होता है, तो GTI में इसलिए होता है क्योंकि पैथोजन होते हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, मतलब वो इन्फेक्शन का कारण बनते हैं, जिससे जो मेम्ब्रेन होती है वो इनवेलेंट हो जाती है और पैथोजन की वजह से धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। मतलब जो मेम्ब्रेन्स होती है, जो भी पैथोजन्स होती हैं, जो भी बैक्टीरिया एंड वायरस जो भी होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि ये धीरे धीरे खराब नष्ट होने लगती है और बाद में आगे चलकर ये फट जाती है। तो इसके कारण और सारे हैं कि जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म बेबी, अगर जैसे कि जो फीमेल है वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है और उसका जो पहला बेबी है वो प्रीटर्म बेबी रहा है, तो उसमें भी ऐसी कंडीशन देखी जाती है। नेचुरल वीकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स, तो नेचुरली अगर जो मेम्ब्रेन्स होती है वो वीक रहती है, वो कमज़ोर रहती है प्रकृति रूप से, मतलब उसका कोई कारण नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरली वो वीक रहती है, कमज़ोर रहती है, तो उसकी वजह से भी फट जाती है। क्वाइटस हो जाता है, जिसके क्वाइटस मीन्स आप लोग जानते हैं, सॉरी थोड़ी खांसी आ रही है। पॉलीहाइड्रोमिनाज, जिसमें पॉलीहाइड्रोमिनाज का मतलब होता है कि 1000 ml से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का होना, तो जब पॉलीहाइड्रोमिनाज की कंडीशन में भी ऐसा देखा जाता है। सर्वाइकल मसल्स जो होती हैं अगर वो कमज़ोर होती हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है, या फिर माल प्रेजेंटेशन, जैसे कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो होता है वो डिलीवरी के टाइम पे ना होना, जैसे कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो होता है एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन माना जाता है। अब इसे छोड़ के जैसे कि सोल्जर प्रेजेंटेशन हुआ या फिर और कोई प्रेजेंटेशन हुआ, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फट जाती है, अच्छे तरीके से बेबी आउट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन्स फट जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या क्या होता है कि प्रीटर्म लेबर हो जाता है, मतलब बच्चे का जन्म पहले ही हो जाता है, एक जो ड्यूरेशन होती है 36 वीक की उसके पहले ही हो जाता है, 36-37 वीक के पहले ही हो जाता है। बर्थ एक्सपेक्सिया, मतलब जन्म के समय बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ें होती हैं। कॉर्ड प्रोलैप्स की संभावना का बढ़ जाना, कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, जो कि प्रोलैप्स जो होता है वो बढ़ जाता है, मतलब कॉर्ड जो होता है उसकी वो बढ़ जाता है। यदि PROM के पश्चात 24 घंटे के अंदर प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में जननाल के ऊपरी भाग में इन्फेक्शन फैल सकता है। मतलब अगर PROM की कंडीशन बन रही है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की कंडीशन बन रही है, तो 24 घंटे के अंदर ही बेबी को आउट करना होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि वहाँ जेनाइटल एरिया जो होता है वहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे और सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि फीचर्स क्या होते हैं, मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि PROM का एकमात्र लक्षण यही होता है कि वेजाइना से डिलीवरी, मतलब वेजाइना से होकर एकाएक मात्रा में बहुत ज़्यादा जो मात्रा में वाटर डिस्चार्ज होने लगता है, वाटर आने लगता है, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है ना, वही तो चीज़ें रहती हैं ना, जो थैली होती है, थैली जब फट जाती है तो वही चीज़ें रहती हैं एमनियोटिक थैली में, तो वही चीज़ें बाहर आने लगती हैं। PROM का मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसमें अस्पताल में भर्ती करवाना है, क्या करवाना है, हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है। प्रेग्नेंट वुमन तथा उसके गर्भस्थ शिशु की वेलबींग को सुरक्षित करना है और आवश्यक मॉनिटरिंग करनी है, मतलब किस तरीके से अच्छे तरीके से बेबी की डिलीवरी हो जाए जिससे माँ और बच्चे को कोई भी खतरा ना हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करना है।
वाइटल साइन और जनरल हेल्थ और एफएचएस को लगातार एसेस करना है, मतलब वाइटल साइन वगैरह हमेशा लेते रहना है कि कोई क्रिटिकल कंडीशन ना बने। अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन बन रही है तो उसका समय से पता लगाया जा सके। स्पेकुलम से परीक्षण करते रहता है वेजाइना का। और उसके बाद कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए बोलना है। फिर क्या करना है कि डिस्चार्ज की उपस्थिति का पता करने के लिए पैड्स को बार बार चेक करते रहना है कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है। प्रेग्नेंट को अकेला ना छोड़े, जो भी फीमेल्स हैं उनको अकेला नहीं छोड़ना है, और उनको क्योंकि ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, इस वजह से अकेले नहीं छोड़ना है। पीवी करना है, जिसको वेजाइनल एग्जामिनेशन कहते हैं। ये चीज़ें करनी है पता लगाने के लिए कि कोई और अदर कंडीशन तो नहीं बन रही है। एंटीबायोटिक देना है क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा इसमें ज़्यादा रहता है जेनाइटल एरिया में, तो इस वजह से क्या करना है कि एंटीबायोटिक का देना है। मैनेजमेंट में निम्न बातों पर भी निर्भर कर सकता है, जैसे कि क्या होता है कि गर्भावस्था की अवधि कितनी अवधि हुई है, उस पर भी मैनेजमेंट डिपेंड करता है। अगर पहले बहुत ज़्यादा पहले हो जाता है, 28 वीक के पहले हो जाता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे आप बेबी की डिलीवरी नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसी भी कंडीशन मैनेजमेंट उसी अकॉर्डिंग देखा जाता है। सर्विक्स की स्थिति तथा गर्भाशयिक संकुचनों की तीव्रता और अवधि, इन सबको भी ध्यान में रखना होता है। इन्फेक्शन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, अगर जैसे इन्फेक्शन की उपस्थिति है तो उसके लिए और कोई कंडीशन अपनाई जाती है, अगर अनुपस्थिति है तो उसके लिए दूसरी कंडीशन अपनाई जाती है, और फिर दवाएं वगैरह उस तरीके से दिया जाता है। तो इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और फीटल की जनरल हेल्थ स्टेटस के बारे में भी देखना चाहिए कि बेबी की डेथ तो नहीं हो गई है अंदर ही, या फिर वो सही सलामत है। तो उस तरीके से सब काम किया जाता है। पोजीशन फर्स्ट, कौन कौन से पोजीशन हो सकते हैं जिनमें, जैसे कि 34 वीक से कम प्रेगनेंसी हो, अगर मतलब 34 वीक से अगर कम की प्रेगनेंसी होती है तो क्या करना चाहिए, तो प्रेगनेंसी 34 वीक से कम हो, बट जनरल हेल्थ स्टेटस जो होता है वो अच्छी हो, और शिशु की मैच्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए प्रेगनेंसी को कॉन्टिन्यूअस रखा जाता है डॉक्टर की निगरानी में। जैसे कि उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा अच्छे तरीके से मैच्योर नहीं हुआ रहता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर वो बाहरी इन्वायरमेंट में आएगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो डॉक्टर की निगरानी में क्या करना है कि कंटिन्यू रखना है, ठीक है। पोजीशन सेकंड क्या होता है कि प्रेगनेंसी 34 से 37 वीक की है, तो उसमें क्या करना है कि 24 से 48 घंटे तक लेबर को स्वतः होने का वेट करें। जैसे कि अगर स्वतः हो जाए तो और अच्छी बात है, और स्वतः ना होने पर ऑक्सीटोसिन ड्रिप देना है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डिलीवरी प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट हो जाती है। बेबी एंड मदर की जनरल हेल्थ स्टेटस अच्छी ना होने तथा अगर माल प्रेजेंटेशन है, मतलब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं है, तो उस दौरान क्या करना चाहिए कि डिलीवरी जो होता है वो सिजेरियन के थ्रू करवाना चाहिए। क्योंकि अगर वैसे नॉर्मल करवाते हैं तो अगर माल प्रेजेंटेशन रहता है तो बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन आ सकती है, बच्चे और माँ की जान भी जा सकती है। तो इस वजह से डिलीवरी सिजेरियन करवाना चाहिए। थर्ड पोजीशन क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी की अवधि 37 से अधिक है तो 24 घंटे तक प्रसव प्रक्रिया स्वतः प्रारंभ होने का इंतजार करें, और अगर जैसे कि स्वतः नहीं स्टार्ट होता है तो फिर ऑक्सीटोसिन वही ड्रिप देना है और उसके बाद स्टार्ट कर देना है खुद से ही। और अगर किसी भी प्रकार का माल प्रेजेंटेशन ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकते हैं। और क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना प्रेग्नेंट अथवा फीटल के लिए जोखिम युक्त हो तो डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन द्वारा करवाना चाहिए। जैसे कि अगर ऐसा आप देखते हैं कि हाँ, जैसे कि कोई भी क्रिटिकल कंडीशन बन रही है, माल प्रेजेंटेशन है या फिर कोई और इन्फेक्शन होने का कभी खतरा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या सिजेरियन सेक्शन से कर सकते हैं। और अगर नहीं है कोई भी खतरा, आप जान रहे हैं कि कोई खतरे की कंडीशन नहीं है, तो फिर नॉर्मल भी करवा सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे प्रीटर्म लेबर, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन थे जिसमें कि मैंने पूछा था कि FAO, तो FAO का जो फुल फॉर्म होता है फोल्ड
एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। अब आपको आज बताना है कि UNDP क्या होता है, UNDP का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। आप लोग आज इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अगर आपको नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।